नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना चौरसिया श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की लर्निंग डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन टॉपिक पे ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि समाजशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो कक्षा बीए, बीएड और एमए के सभी क्लासों के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले हम आज अनुक्रमिका में देखेंगे कि आज हम सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, इसके अंतर्गत जो परिवर्तन के कारण हैं वो पढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, इन सभी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका हम अर्थ और प्रस्तावना समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। समाज में विभिन्न तरीके से परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में हम पढ़ेंगे कि हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और हमारे सामाजिक परिवर्तन किस किस क्षेत्र में होते हैं। समाज में होने वाले विभिन्न जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सारे सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत होते हैं, चाहे वो धर्म में हो, परिवार में हो, संस्थाओं में हो, हमारे एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारे रहन सहन के तरीके में हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, वो सारा क्षेत्र सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत ही परिवर्तन होते हैं। अब हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषाओं से ही हम समझ सकते हैं कि आखिर सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। सबसे पहले मैकाइवर तथा पेज ने इसको परिभाषित करने के लिए कहा है कि सामाजिक परिवर्तन वह है जिसमें सामाजिक प्रतिमानों में जब परिवर्तन होता है। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सबसे प्रमुख है सामाजिक परिवर्तन, यानी जब सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन हो तब वो सामाजिक प्रतिमानों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरे हैं आगवन एवं निम्काफ। आगवन एवं निम्काफ ने कहा है कि जब सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है तथा उसमें स्थापित जो उसके अंतर संस्थाएं होती हैं उनके बीच जो कार्य करने के तरीकों में जब कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और सामाजिक मूल्यों को भी इन्होंने इसी सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा है। तो इन जो आगवन एवं निम्काफ हैं, इन्होंने स्पष्ट किया है कि जब सामाजिक ढांचे में और उसके जो समाज के अंदर जो भी संस्थाएं होती हैं उनके बीच जब कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आता है तब वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसी तरीके से गिन्सबर्ग ने भी कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय उन क्रियाओं, प्रतिमानों तथा स्वरूपों में होने वाले किन्हीं भी परिवर्तन से है, यानी समाज में चाहे वो क्रियाओं में परिवर्तन हो, प्रतिक्रियाओं में हो, प्रतिमानों में हो या स्वरूप में हो, जब भी किसी भी तरीके के समाज में परिवर्तन होते हैं तो वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं, कब हम समझेंगे कि हाँ ये परिवर्तन समाज में हो रहा है। तो इसकी पहली विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित नहीं है। मतलब जब भी सामाजिक परिवर्तन होता है तो वो किसी एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं होता है, वो पूरे समाज के साथ समान रूप से होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी हो, विवाह के तरीकों में हो, बोलने में हो, धर्म में हो, जब भी परिवर्तन होता है तो केवल एक व्यक्ति उसको परिवर्तित नहीं कर सकता, उसको सामूहिक रूप से समाज से सभी को एक साथ जब परिवर्तन करेगा सभी लोग मिलके, तब वो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तनों से संबंधित है। सामुदायिक परिवर्तन यानी जिस तरह अभी हमने कहा है कि समाज में सभी लोग इकट्ठे होकर उस चीज़ की स्वीकृति दें कि हाँ अब परिवर्तन इस चीज़ में होना चाहिए, तभी वह परिवर्तन माना जाता है। तीसरी विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब जरूरी है, आवश्यक है। अगर समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर समाज की जो गति है वो रुक जाएगी। इसलिए समाज को गतिशील बनाने के लिए या गतिशील होने के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अगली परिभाषा इसकी सामाजिक परिवर्तन की गति असमान है। असमान मतलब एक समान नहीं है। कभी हो सकता है ये अचानक किन्हीं वर्षों में लगातार बहुत अच्छी गति पकड़ ले, किसी में रुक जाए। तो समाज में परिवर्तन
असमान गति से होता है। कभी कभी वो स्वरूप तेज भी हो सकता है और कभी कम हो सकता है। जैसे कभी कभी कोई आंदोलन होता है, आंदोलन के कारण बहुत परिवर्तन अचानक आ जाता है, लेकिन वही आंदोलन जब थम जाते हैं या रुक जाते हैं तो उस परिवर्तन की गति थोड़ा मंद हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तन हमेशा एक ही समय में, एक ही गति में नहीं होता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनीय है, यानी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, कि नहीं की जा सकती कि उस समय कितना हुआ था और इस समय कितना परिवर्तन हुआ है। वो तो जब जैसा समाज में माहौल उत्पन्न होता है उस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति और प्रकृति समय के कारण से प्रभावित और संबंधित होती हैं, यानी जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी जो गति और प्रकृति है समय के अनुसार बदलती रहती है। अगला है इसके कारण, यानी सामाजिक परिवर्तन के क्या कारण हैं, क्यों होते हैं सामाजिक परिवर्तन। पहला है, इसमें मुख्य 2 प्रकार के परिवर्तन बताए गए हैं। पहला है आधुनिक और दूसरा है सामाजिक। यानी आधुनिक कारणों में आएगा प्रौद्योगिकी वगैरह, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण आदि के कारण क्या होता है, जब ये सारी औद्योगिकरण या शहरीकरण या आधुनिकीकरण के कारण क्या होता है, हमारे आसपास का माहौल पूरा परिवर्तित हो जाता है। समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव होता है, उसी को कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। अगला है सामाजिक परिवर्तन के परंपरागत कारण, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं उनमें परिवर्तन। जैसे पहला है जैविकीय कारण। जैविकीय कारण में आएगा मृत्यु, पुरुष महिलाओं का अनुपात, स्वास्थ्य आदि के प्रमुख माना गया है। जैसे जैविकीय में कभी कभी कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, तो वहाँ की जनसंख्या क्या है, अचानक कम हो जाती है। तो उस अचानक कम होने के कारण क्या है, वहाँ पर परिवर्तन आ जाता है, वहाँ पे अचानक मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर आ जाता है, वहाँ महिला और पुरुष में अंतर आ जाता है। फिर अगला है जनसंख्यात्मक कारण, यानी जनसंख्या का आकार, घनत्व, वितरण, अनुपात इसमें प्रमुख आते हैं। यानी जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा कि अचानक कहीं पर अगर बाढ़, भूकंप या इस तरीके की प्राकृतिक कोई आपदा आ गई तो वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व अचानक कम जाता है। जैसे अभी हम लोग पिछले अभी कुछ वर्षों में कोरोना की महामारी के कारण ये चीज़ें समझ चुके हैं कि जब अचानक कोई इस तरीके की महामारी आती है तो हमारे आसपास के बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उम्र भी उनकी सही रहती है और स्वास्थ्य भी सही रहता है, लेकिन वो अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिस कारण आसपास की जब बहुत सारी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे तो वहाँ की जनसंख्या में मतलब घट जाती है। तो उस कारण क्या होता है, हमारे समाज में परिवर्तन आ जाता है। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण के कारण जैसे भौगोलिक ठंडी, गर्मी, धूप, मिट्टी आदि की बनावट के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित होते रहते हैं। कुछ लोग गर्मी के दिनों में अपने गांव चले जाते हैं, वहाँ पे अपना जो भी है समय बिताते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए लोग कहीं बाहर चले जाते हैं। इस तरह क्या होता है, भौगोलिक कारण भी समाज में परिवर्तन करता है। यानी हम गर्मी के दिनों में ठंडे स्थानों में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कुछ समय व्यतीत करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन का कारण, यानी हमने अपने स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित हो गए। अगला इसमें आता है सांस्कृतिक कारण। जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, धर्म है, विश्वास है, इनमें फैशन के कारण क्या होता है, बदलाव आता है। हमारे परंपरागत जो परिधान है, हमारी परंपरागत जो भाषा है, जो हमारा धर्म है, हम पश्चिमीकरण के कारण दूसरे धर्मों को अपनाकर अपना जो हमारा धर्म है उसमें काफ़ी बदलाव कर लेते हैं। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भी परिवर्तन होता है। जैसे श्रम विभाजन आदि होते हैं, प्राकृतिक उद्योग होते हैं, उनमें परिवर्तन होते हैं। जैसे पहले लघु उद्योग था, अब औद्योगिकरण के कारण बहुत बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह खुल गई हैं, जिनके कारण क्या होता है कि श्रम में भी विभाजन होता है। एक व्यक्ति एक मशीन के द्वारा कई लोगों का कार्य अकेले कर सकता है। पहले इस तरीके की मशीनें नहीं थी, तब लोगों को उस कार्य को करना पड़ता था और लोगों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब जो आधुनिक युग में औद्योगिकरण और मशीनीकरण के कारण क्या हुआ है कि एक व्यक्ति एक मशीन के द्वारा कई लोगों का कार्य कर सकता है। इसमें भी परिवर्तन हुआ है।
फिर अगला है प्रौद्योगिक कारण। प्रौद्योगिक कारण होता है प्रौद्योगिकी के कारण, यानी संचार हो गया, हमारे आवागमन के साधन हो गए, परिवहन वगैरह, सामाजिक संबंधों में इस तरीके से क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। अब आसानी से व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है और आने जाने के कारण हमारी संस्कृतियाँ एक दूसरे से मिलती रहती हैं और प्रभावित होती हैं, जिनके कारण परिवर्तन होता है। अगले हैं सामाजिक परिवर्तन की दशाएं, यानी इनके जो तथ्य हैं किस कारण से हुई हैं। तो पहला है नई आवश्यकताएं, यानी जब भी व्यक्ति को किसी नई चीज़ की आवश्यकता होती है तो परिवर्तन होता ही होता है। हम आसपास के अपने माहौल को ही देख लें, पहले जो हमारे घर में या हमारे आसपास वो वस्तुएं नहीं थीं, लेकिन हम अब उनको अपने रोज के जो हमारा कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, उसमें हम उनको ले आते हैं उन वस्तुओं को, और हमारा जो है पूरा माहौल आसपास का, हमारे परिवार का बदल जाता है। जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, इन कारणों से पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब हमारे यहाँ पर जब हम इन सारी चीज़ों को अपने घर में लाते हैं तो हमारे परिवार का माहौल भी बदलता है। अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब मानसिक विकास होता है हमारा शिक्षा से। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो विभिन्न प्रकार से अपने मन में तर्क लगा लेता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले कुछ समय पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि व्यक्ति कम शिक्षित था, कुछ ही वर्गों तक शिक्षा थी, तो पहले व्यक्ति अपना जो मानसिक स्थिति उसकी थी, उसको जो बता दिया वो वैसा ही करता चला जाता था। लेकिन अब क्या है, व्यक्ति शिक्षित हो गया है, इसलिए तर्क वितर्क करने लगा है और उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोच लेता है, और जो उसको करने के लिए कहा जाता है वो ना करके वो अपनी इच्छा से जो भी करना चाहता है वो करता है, और ये एक परिवर्तन का ही कारण है। अगला है परिवर्तन की भावना या इच्छा। जब तक व्यक्ति में खुद बदलने की, खुद परिवर्तन होने की इच्छा नहीं रहेगी, तब तक उसको कोई भी नहीं बदल सकता। ये एकदम सच बात है। इसको आप लोग भी समझेंगे कि अगर हमें कोई कुछ भी कह के कि आपको ये चीज़ करना है, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारी इच्छा खुद होती है कि अब हमें हाँ परिवर्तित होना है, तो हम बिना किसी के कहे हम उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर है पारिवारिक पर्यावरण और वातावरण। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख तत्व है पारिवारिक पर्यावरण, यानी विभिन्न प्रकार के समाज में परिवार होते हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सबके परिवार की स्थिति अलग अलग होती है। उसके परिवार में व्यक्ति के जैसा माहौल रहेगा, व्यक्ति का जो बच्चा होगा या उसकी जो जनरेशन होगी आगे की, वो वैसे ही मतलब जो उसके परिवार में होता चला है लगभग वो वैसी ही जो भी उसकी हरकतें होंगी, जो बोलचाल का तरीका होगा, वो उसके परिवार के अनुसार ही होगा। अगला है सामाजिक मूल्यों के प्रति मनोवृत्ति, यानी जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, सही कार्य करना, धर्म में विश्वास करना, पूजा पाठ करना, ये सारी जो मनोवृत्ति हैं, इनके कारण भी परिवर्तन होते हैं। यानी हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर उतार लेते हैं। कभी कभी हमें दूसरे की संस्कृति भी अच्छी लगती है और हम उसके कुछ जो अच्छी बातें होती हैं हम अपने आप में ले लेते हैं, तो ये एक परिवर्तन का ही एक प्रमुख तत्व है। अगला है समाज सुधारकों के प्रयास, यानी हमारे जो देश है इसमें बहुत सारे, हमारे समाज में इतने समाज सुधारक हुए हैं जो हमारी रूढ़ियों को या जो हमारे समाज में गलत रूढ़ियाँ थी, लोक रीतियाँ थी, उनको कहीं ना कहीं हटाने में या परिवर्तन लाने में उनका बहुत बड़ा एक प्रयास रहा है। जैसे हमारे यहाँ बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह ना होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिनका विभिन्न समाज सुधारकों ने इस आंदोलन किया है और आज की परिस्थिति में हमारे समाज में परिवर्तन हुआ है। और इन सारी जो हमारी रूढ़ियां थी, इनसे इस पूरे समाज को एक छुटकारा सा प्राप्त हुआ है, जिससे कि हमारा समाज जो है बहुत एक व्यवस्थित समाज बन गया है। अगला है भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण यानी जो हमारे व्यक्ति हैं पूरे समाज में, पूरे देश में, विदेश में कहीं भी निश्चिंत होकर भ्रमण कर सकते हैं
और इसी भ्रमण की स्वतंत्रता के कारण क्या होता है, व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाता है, फिर वहाँ से कुछ संस्कृतियाँ या कुछ वहाँ के जो पहनाव के, वेशभूषा के जो तरीके होते हैं, बोलचाल के तरीके होते हैं, रहन सहन के तरीके होते हैं, वो दूसरे स्थान पे जाके उन सारी चीज़ों को सीख लेता है। और अपने जब वो अपने स्वयं के स्थान पे आता है जहाँ वो अपना रह रहा है, वहाँ पे आके वो उन परिवर्तनों को वहाँ पे कर लेता है। यानी वो जो दूसरी जगह से सीख के आया है वो अपने परिवार और अपने समाज में उन्हीं चीज़ों को फिर से शामिल करके वैसे ही जीवन यापन करने लगता है। इसके बाद हम आते हैं सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, यानी सामाजिक परिवर्तन की किस किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है। इसमें पहला है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत मतलब एक रेखा के समान, जैसे एक रेखा होती है तो उसके समान, जैसे एक रेखा होती है तो जो रेखीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, स्पेंसर हो गए, काम्टे हो गए और भी बहुत सारे हैं, इनके अनुसार क्या है कि रेखा के रूप में होता है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे क्लास फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जिस प्रकार से व्यक्ति एक क्रम में बढ़ता है ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि एक रेखा की तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसमें जो इसके रेखीय सिद्धांत में है काम्टे, स्पेंसर, हावहाउस, मार्क्स तथा बेवलिन आदि प्रमुख हैं। इन्होंने जो रेखीय सिद्धांत है इसमें बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे पहले आदिम समाज था, आदिम मनुष्य था, वो क्या था, पहले जंगल और बर्बरी अवस्था में था, उसको खाना पीना नहीं आता था, जंगलों में रहता था। धीरे धीरे से उसने खेती करना, पशुओं को पालना, फिर धीरे धीरे उसने खाना पकाना शुरू किया, खाना पकाने के बाद वस्त्र पहनना शुरू किया, फिर उन्होंने धीरे धीरे समूह में रहना स्थापित किया, फिर परिवार बनाना शुरू किया, विवाह करना शुरू किया, फिर आज आधुनिक समाज में धीरे धीरे करके वो व्यवस्थित हो गया है। तो इन्होंने कहा है कि रेखीय परिवर्तन यानी जो परिवर्तन है वो कैसे होता है, एक सीधी रेखा में होता है। इस अगला है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत जो है, तो इसमें जो चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं उन्होंने कहा है कि जो परिवर्तन होता है समाज में वो कैसे होता है, चक्र की भांति। जैसे एक चक्र होता है ना, वो घूमता रहता है, जहाँ एक स्थिति है कल वो वही फिर आ जाएगी। तो जो ये चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, स्पेंसर हो गए, टायनवी, पैरेटो, सोरोकिन हो गए, ये सारे जितने भी प्रमुख समाजशास्त्री हैं ये चक्रीय सिद्धांत के हैं। इन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि जो भी परिवर्तन है वो जैसे एक ऋतु होती है ना, सर्दी, फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर से सर्दी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि मौसम जिस तरीके से परिवर्तित होता है वैसे ही समाज में भी परिवर्तन होता है। जहाँ से समाज की स्थिति, मान लो कोई फैशन का ही दौर देख लीजिए या कुछ भी हो, तो पहले जो चीज़ें एक समय पे चलती थी वही लौट के कुछ समय बाद फिर वही चलने लगेंगी। तो उन्होंने मौसम का उदाहरण देते हुए, जैसे दिन के बाद रात होती है तो फिर रात के बाद फिर सुबह आ जाती है, तो उन्होंने कहा है कि एक चक्र की भांति सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन का कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने आर्थिक कारणों को इसमें प्रमुख माना है। इन्होंने कहा है कि जो अर्थ है, जो आर्थिक कारण है, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे आवश्यक है। जब यानी व्यक्ति को जब अर्थ की आवश्यकता होती है, आर्थिक स्थितियां परिवर्तित होती हैं, तब सामाजिक परिवर्तन होता है। इनके अनुसार जो मानव का इतिहास है उसमें उत्पादन, यानी इन्होंने क्या किया है, जब व्यक्ति उत्पादन करता है, जब उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है, उत्पादन करता है। जब उत्पादन करता है, जब वो उत्पादित वस्तु हो जाती है, फिर वो क्या करता है, उस उत्पादित वस्तु का उपयोग करने लगता है, फिर वो उसका आदी हो जाता है। तो यानी वो वस्तु उसकी आवश्यकता के अनुसार बनी और वो उसको क्या करता है, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उसको लगातार उपयोग करता रहता है, जिससे समाज में परिवर्तन होता है।
तो इसलिए इन्होंने आर्थिक और उत्पादन प्रणाली को समाज में परिवर्तित होने के लिए मुख्य एक सिद्धांत माना है। इन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की है और कहा है कि मानव इतिहास में अब तक जो भी परिवर्तन हुए हैं वो कैसे हुए हैं, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही हुए हैं। अब उत्पादन बहुत हो सकता है, जैसे अचानक गेहूं की वृद्धि हो जाए, गेहूं बहुत अधिक मात्रा में आ जाए, उत्पादन हुआ तो क्या होगा, उसकी बिक्री बढ़ेगी, जब उसको बेचा जाएगा तो उसके रेट कहीं ना कहीं कम होंगे। जब भी हमारे यहाँ किसी वस्तु ज़्यादा होती है और लेने वाले कम होते हैं तो भी समाज में परिवर्तन होता है। कभी कभी कोई वस्तु कम मात्रा में हो और लेने वाले ज़्यादा हों तो भी हमारे समाज पे कहीं ना कहीं परिवर्तन में प्रभाव आता है। इसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत। इसमें प्रौद्योगिक सिद्धांत को बेबलिन ने दिया है। बेबलिन सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिक दशाओं को उत्तरदायी मानते हैं। इन्होंने कहा है कि जो प्रौद्योगिक दशाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। अगर प्रौद्योगिकी होगी, अगर उत्पादन होगा तो क्या होगा, व्यक्ति उन उत्पादित वस्तुओं को खरीदेगा और उसके आसपास की चीज़ें परिवर्तित होंगी। इनका संबंध मानव की प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं से है जिनमें बहुत कम परिवर्तन होता है। इन्होंने कहा है कि जैसे व्यक्ति की आदतें, विचार, मनोवृत्तियां आदि हैं, सामाजिक परिवर्तन का संबंध उसी तरीके से है। तो इन्होंने सामाजिक प्रौद्योगिकी को प्रमुख सिद्धांत माना है सामाजिक परिवर्तन में। जैसे कहीं लघु उद्योग थे, अचानक कोई बड़ी फैक्ट्री खुल जाए तो उस पूरा जो उसका एरिया होगा जहाँ भी वो फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ क्या होगा, पूरे समूह में परिवर्तन होगा। अचानक किसी वस्तु, कोई वस्तु निर्मित होती है, जैसे मोबाइल हो गया या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसने हमारे समाज में, पूरे समाज में परिवर्तन ला के रख दिया है। आज के 25-30 साल पहले मोबाइल का उपयोग कोई नहीं करता था, लेकिन प्रौद्योगिकी के कारण हमारी हर एक परिस्थिति में आज परिवर्तन आ चुका है, जो एक प्रौद्योगिकी कारण ही है। नमस्कार, इसी के साथ मैं आप जो ये वीडियो है आज का, इसको समाप्त करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।